वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, कॉलोइडल स्टेट का, सोर्स का। ठीक है, तो बताया था आज हमने क्या कवर करना, सबको पता भी है, जैसे कि पिछली वीडियो देखी है, प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो, प्रिपरेशन जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन की, स्पेशली लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन देखते हैं, क्योंकि लास्ट में ही बता दिया था, लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि जो लायोफिलिक कॉलोइड्स होते हैं, यानी कि अब देखो, जैसे कि स्टार्च है और वाटर है, इसको मिलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा शेकिंग होगी, मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लू होता है, ग्लू को अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो वो भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कई बार हमें किसी किसी केस में टेम्परेचर लेना पड़ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा टेम्परेचर हाई करेंगे तो क्या होगा, उनकी मिक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो जो डिस्पर्जन है वो थोड़ा अच्छा होगा। डिस्पर्जन अच्छा होगा तो लायोफिलिक कॉलोइड्स इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। इसे देखो, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि लायोफोबिक जो है वो थोड़े से स्पेशल अटेंशन मांगते हैं, तो वो स्पेशल अटेंशन कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं लायोफोबिक के केस में वो है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड। अब इसको हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन भी, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब तो सबको पता है कि किसी छोटी चीज को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं हैवी करने के लिए। ठीक है, डिस वर्ड लग गया तो समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन का अपोजिट है, लेकिन हम इसमें छोटा करेंगे। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज को थोड़ा कम करेंगे। ब्रैडिक्स आर्क मेथड इसलिए कहते हैं, ब्रैडिक वाला साइंटिस्ट इसके नेम पे बना है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर्स या वन मार्क्स में एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह के मेटल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बता दूं, जो काफी एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, उनके सोर्स बनाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में लायोफोबिक कॉलोइड्स का, वो ये था कि वाटर के अंदर गोल्ड को डिसॉल्व करना है। ठीक है, वो डिसॉल्व कैसे होगा वो देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ब्रैडिक आर्क मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ये जैसे कि कोई कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा कंटेनर हमारा प्लेस करना है हमने फिर से। ठीक है, और ये फर्स्ट कंटेनर दिख रहा है और ये जो सेकंड कंटेनर दिख रहा है, इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर हम क्या रखते हैं यहाँ पर आइस क्यूब्स। ठीक है, ये आइस क्यूब्स होंगे काफी सारे यहाँ पे। ठीक है, इसको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना मैंने, बस बहुत ओवरली बन गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें लेनी क्या है, आइस क्यूब्स लेनी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, आइस क्यूब लेने के बाद ये जो कंटेनर होगा, इस कंटेनर में हम वाटर फिलअप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाटर फिलअप कर दिया हमने। तो अभी तक का जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो समझ में आया। सिंपल सी चीज है, बड़ा सा कंटेनर लेना, उसमें आइस क्यूब को प्लेस करना, उसके अंदर एक छोटे कंटेनर को लेना है, उसके अंदर वाटर को प्लेस करना है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं आर्क्स को। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे हम। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम और उन्हीं को आर्क कह दिया जाता है। इनको इलेक्ट्रोड कह दो या आर्क कह दो। ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्लियर है, सभी को दिख रहा है? अब ये जो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग, मतलब कि यहाँ पे एक हैवी करंट मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आर्क्स होते हैं इनको मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें समझने के लिए आइडिया दूं तो ये होता है जैसे कि वेल्डिंग मशीन आपने देखी होगी, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में देखा होगा कि जो वेल्डिंग का जो उनका आर्क होता है उसको जैसे ही सोल्डरिंग की जगह पे लगाते हैं वहां पे एक स्पार्क होता है। और स्पार्क किस तरह से, स्पार्क यानी कि उस करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से स्पार्क होता है, और वहां पर मेल्टिंग प्रोसेस भी आ जाती है वहां पे। ठीक है, तो और मेल्टिंग प्रोसेस आने की वजह से दो जो पॉइंट्स होते हैं, जो दो मेटल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक सिंपल सा वर्किंग एक्सपीरियंस होता है किसका, सोल्डरिंग का, या आप कह सकते हो वेल्डिंग का। यहाँ पर क्या चीज है आप समझ के चलो कि वैसे ही कुछ है, इन दोनों को जैसे ही टच करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट तो होगा इनमें, जैसे ही टच करवाएंगे वहां पे एक हैवी स्पार्क होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करेंगे तो हैवी स्पार्क भी होगा।
जब हैवी स्पार्क होगा तो होता क्या है यहाँ पर अब दो केस हो सकते हैं, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है, मान के चलो कि इन दोनों के बीच में छोटा सा हम एक टुकड़ा रख देते हैं गोल्ड का, ठीक है, छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा रख देते हैं, यहाँ पे गोल्ड का पीस रख देते हैं। जैसे ही करंट के प्रेजेंस में ये आएगा, ठीक है, जैसे ही करंट के इन्फ्लुएंस में आएगा, ये वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में आएगा, वैसे ही मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से हाई हीटिंग इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल है ना, वो मेटल मेल्ट तो हो ही, लेकिन साथ साथ अपनी वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही ये सॉलिड अपने वेपर में कन्वर्ट होगा तो देखो क्या होगा कि सॉलिड और वेपर, वेपर में क्या होता है कि वो अपने इस मेन गोल्ड के सरफेस को छोड़ करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये गोल्ड जो है इस हाई वोल्टेज की वजह से वेपोराइज होगा, वेपर की फॉर्म में, जिस तरह से ये देखो ये वेपर बना रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे ही वेपर की फॉर्म में बाहर आएगा, इस गोल्ड के सरफेस से बाहर आएगा, तो वो जाते ही किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? आइस की वजह से जो वाटर था वो काफी ठंडा हो चुका है, उस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लेंचिंग हो जाएगी एक तरह से। ब्लेंचिंग का मतलब हो गया कि जो हीटिंग इफेक्ट आया सडनली उसके बाद एक कूलिंग इफेक्ट देके उसको सॉलिडिफाई कर दिया। तो जो वेपर की फॉर्म में गोल्ड आया था वो सॉलिडिफाई होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाएगा। इसीलिए इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। बड़े पीस को बहुत ही अल्ट्रा फाइन स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर कोई मशीन या कोई रोबोटिक्स तो है नहीं कि जिसकी वजह से हम ये कह देंगे कि यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है कि ये जो पार्टिकल साइज है उन सभी का साइज 1 नैनोमीटर होगा या 0.5 नैनोमीटर होगा या 3 नैनोमीटर होगा या 10 नैनोमीटर होगा, इस तरह से। तो कुछ पार्टिकल स्मॉल होते हैं, कुछ 1 नैनोमीटर में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 2.5 में, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, लेकिन इनका जो रेंज होता है वो कॉलॉइडल के अंदर ही होता है। सपोज कोई पार्टिकल जो 200 नैनोमीटर की रेंज से बाहर भी चला जाए तो इसको हम प्योरीफाई कर लेंगे। प्योरीफाई करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉपर गोल्ड सोल होगा। क्लियर हो गया सभी को? इस वाटर के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डाला जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब होता है? यहाँ पर ये एक स्टेबिलिटी देगा इस गोल्ड के सोल को। जो ये बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? गोल्ड सोल कहते हैं। समझ में आ गया सभी को ये एक्सप्लेनेशन? ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसको देखो, डायग्राम समझो और जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको पढ़ो। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल समझ में आ गया होगा सभी को। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सिर्फ ट्रेसेस डालने हैं। ट्रेसेस का मतलब हो गया कि आपको ये 1 ml भी नहीं यूज करना है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपने इसकी क्या वो ले रखी है, क्वांटिटी ले रखी है। ठीक है, तो नोट करो इसको। सेकंड मेथड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हो, ध्यान देंगे इस पे। ब्रैडिस मेथड भी पूछा है कई बार, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन मेथड में होता क्या है? इसमें सिंपली क्या है, पेप्टाइजेशन वर्ड जो है प्रेसिपिटेट से आ रहा है। ठीक है, जब भी क्या होता है कि कोई भी फ्रेश प्रेसिपिटेट है, ठीक है, फ्रेश प्रेसिपिटेट पे अगर आप डाल दोगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फ्रेश प्रेसिपिटेट पे क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट डालना है। तो ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉलोइडल स्टेट में। क्लियर हो गई बात? प्रेसिपिटेट सबको पता है काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके बड़े मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉलोइडल स्टेट में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है पेप्टाइजेशन मेथड की? द कन्वर्जन ऑफ fresh precipitate into respective colloidal state when they come into contact with electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा? सारे नहीं होंगे, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है सभी को डेफिनेशन? ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया, यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं व्हेन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, इतना लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेप्टाइजेशन मेथड। क्लियर है सभी को? तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें मैं बताता हूँ। जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो, ठीक है, इसी को पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट पूछा जाता है कि व्हाट आर पेप्टाइजिंग एजेंट? पेप्टाइजिंग एजेंट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट बाय व्हिच पेप्टाइजेशन मेथड इज ऑक्योर्ड, एक्सिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया सभी को पेप्टाइजेशन क्या है?
अब इसका कॉज क्या है वो बता देता हूँ। पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इस पे अगर हम FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, जब हम FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो होगा ये कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये है PPT की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये जो है किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, कॉलोइडल स्टेट की प्रेजेंस में। सेम फॉर्मूला पीपीटी के लिए, सेम फॉर्मूला कॉलोइडल स्टेट के लिए, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेटली नेचर तो वही है, कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो गया हैवी पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो FeCl3 है वो क्या है, FeCl3 क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट, क्लियर है सभी को। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको पेप्टाइजेशन लिखेंगे, तो यहाँ लिख दूंगा पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन होता किस वजह से है वो देखते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू से। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं आपको कि किस हिसाब से होगा, किस तरह से होगा ये। जैसे FeOS थ्राइस जो है, इसमें मैंने कहा FeCl3 डालना है आपने, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा FeOS थ्राइस एज इट इज, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का है कि ये तो है PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट, और ये क्या है कॉलोइडल स्टेट, ठीक है। और FeCl3 क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, पूरे प्रोसेस को कहूंगा मैं पेप्टाइजेशन। अब ये हो कैसे रहा है, ठीक है, रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, कॉज लिखवा दूंगा मैं अभी, पहले समझा देता हूँ। कॉज में क्या आता है कि जो FeCl3 है, सबसे पहले तो उसकी बात करें, ये ब्रेक होता है Fe3 पॉजिटिव प्लस में 3 क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो FeCl3 रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाता है सबसे पहले तो। और जो FeOS थ्राइस है, जैसे मान लो ये FeOS थ्राइस है का मॉलिक्यूल है एक, वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जो है Fe3 पॉजिटिव आयन जो है उसके सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एडसॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एडसॉर्प्शन का रोल हो गया, समझ में आ, कहने की बात ये है, ये डायग्राम समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल है FeOS का एक मॉलिक्यूल है वो कुछ आयंस के साथ एडसॉर्प्शन करता है। FeOS थ्राइस जो ये था हमारा प्रेसिपिटेट, इसके सरफेस पे आते हैं ये, ठीक है। अब देखो है क्या चीज यहाँ पे, कॉज क्या है, जैसे मान लो इस एरिया के अंदर ही बना देता हूँ इस टाइप से, सर्कल्स बना रहा हूँ मैं, इन सर्कल्स का मतलब क्या है वो बताता हूँ। जैसे मैं कह दूँ ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं अगर बोल दूँ कि ये है प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये सारे ये प्रेसिपिटेट है, कौन सा प्रेसिपिटेट है, FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल को उठाऊं, जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ या किसी को भी उठा लो, ठीक है, तो ये क्या है, एक FeOH3 का मॉलिक्यूल है एक, और ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं n टाइम्स में, हालांकि काउंट कर सकते हो इसको तुम, लेकिन होगा n टाइम्स में ये, तो ये एक पार्टिकल जो रहेगा इसको मैं कहूंगा एक मॉलिक्यूल है ये FeOH थ्राइस का। तो जब मैं इसके सरफेस पे डाल रहा हूँ FeCl3 डाल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि Fe3 पॉजिटिव आगे जा रहा है इस रिएक्शन के थ्रू, FeOH थ्राइस जब यहाँ जाएगा तो हर एक मॉलिक्यूल के सरफेस पे, जैसे मैं 4 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये 4 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, इन सभी के सरफेस पे कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा, ठीक है, इस तरह का सिनेरियो होगा। तो एक मॉलिक्यूल तो मैंने जैसे ये दिखा दिया, 1 नंबर वाला मॉलिक्यूल मैंने ये दिखा दिया, 2 नंबर वाला मॉलिक्यूल मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा इस टाइप से, FeOH थ्राइस, ये Fe3 पॉजिटिव, ये Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, ये Fe3 पॉजिटिव और ये Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से बना दिया मैंने। ये नंबर 3 वाला जो है मैं यहाँ बना देता हूँ इस टाइप से, ये FeOH थ्राइस का तीसरा मॉलिक्यूल, ये Fe3 पॉजिटिव, ये Fe3 मतलब इस तरह से बन जाएंगे Fe3 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ 4 बना देता हूँ। आई थिंक समझ में आई क्या होगी मैं बता क्या रहा हूँ यहाँ पे, ये 4 मॉलिक्यूल के सरफेस पे आ जाएगा, ये मैंने दूर दूर दिखाया है समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये दूर दूर हो जाते हैं। जब किसी प्रेसिपिटेट के ऊपर, फ्रेश प्रेसिपिटेट के ऊपर ये चीज आएगी तो वो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को अब्सॉर्ब करता है, सॉरी एब्सॉर्ब करता है सरफेस पे। अब ये जो पार्टिकल इसके सरफेस पे है, ये पार्टिकल सरफेस पे है, इसको कैसा बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, ये भी पॉजिटिव बना रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होती है, तो इसके बीच में, इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये दूर हो जाएंगे, इनके बीच में रिपल्शन होगी, ये दूर हो जाएंगे, ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन हो रही है, 2 और 4 के बीच में रिपल्शन हो रही है, ये दूर हो जाएंगे, 3 और 4 के बीच में रिपल्शन देखो दूर होगी तो ये दूर हो जाएंगे। इसी तरह से सभी मॉलिक्यूल्स पे
के सरफेस पे एब्जॉर्ब्ड है Fe3 पॉजिटिव आयन, और इस तरह से क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर एक रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये पूरा जो एक पार्टिकल था दिखाई दे रहा था, एक पार्टिकल जो कि इन सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, आई मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे और किस स्टेट में आ जाएंगे, कॉलोइडल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये रीजन होता है। तो रीजन अगर मैं यहाँ लिखूं, तो रीजन अगर मैं लिखूं तो रीजन ये होगा इसका, कॉज में लिखेंगे कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, इसको लिखेंगे due to adsorption of same kind of ion on the surface of क्या था ये, precipitate, on the surface of precipitate, repulsion comes into existence, hence all particles move far apart। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। होपफुली सभी को क्लियर हो गया कॉज क्या था पेप्टाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं जो प्रिपरेशन मेथड है इसका। नेक्स्ट है फिर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रिपरेशन। तो केमिकल प्रिपरेशन है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ही करने हैं अपने। ठीक है, तो जैसे पहला आर्सेनिक, आर्सेनिक सोल्ट। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, आर्सेनिक ऑक्साइड जो होगा उसको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो यू नो कि जो ऑक्सीजन है और सल्फर सेम ग्रुप से बिलोंग है, सेम केमिकल रिएक्शन आएंगे। तो इसका जो बनेगा फॉर्मूला AS2S ही बनेगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा इसमें H2O। ठीक है, 3H2O, तो यहाँ 3 और यहाँ 3। ठीक है, ये आपका बनेगा येलो सोल, येलो सोल कह लो या फिर कह लो आर्सेनिक सोल, की बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड से बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के दो मॉलिक्यूल साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इनसे जो बनने वाला है वो होगा 2H2O, साथ में सल्फर या जो है यहाँ पर 3 सल्फर, तो इसको बोलेंगे सल्फर सोल। इसका सोल बनेगा ये, सल्फर का सोल बनेगा ये 3S। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखो गोल्ड सोल बनाने के लिए। गोल्ड सोल के लिए जैसे हम 3AuCl3 साथ में स्टेनम क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, 3:2 के रेशियो में। तो जो स्टेनम क्लोराइड है वो स्टेनम टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4। ठीक है, अब साथ में गोल्ड में, तो गोल्ड के 3 मॉलिक्यूल है, 3 गोल्ड पार्टिकल्स आते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये जो बनता है आपका ये होगा गोल्ड सोल। कर लो देंगे सारे के सारे। अगर AuCl3 को टैनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी गोल्ड सोल ही बनेगा। और अगर सिल्वर नाइट्रेट और लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसको अगर टैनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बनेगा, सिल्वर सोल। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्स बना सकते हैं सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये कवर कर लोगे। इनको कवर करने के बाद तो हमने जो कवर करना है वो होंगे हमारे प्यूरिफिकेशन मेथड्स। ठीक है, नोट करो इनको। प्यूरिफिकेशन मेथड्स देखो स्टूडेंट्स, इसमें ना एक ही मेथड करना है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 3 या 4 5 भी रखे हैं उसमें, लेकिन जो है मेन हमारा सिर्फ एक ही है, वो है डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस को कवर करेंगे हम। डायलिसिस से पहले बता दो, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच में एक मशीन होती है और वो उसका जो रिवोल्यूशन तो काफी फास्ट होता है। एक कॉलोइडल सॉल्यूशन को अगर हम लें, ठीक है, जैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लिया हमने इस तरह से, यहाँ पे अगर हम इस तरह से कोई मशीन लेते हैं जो मूवमेंट करेगी काफी फास्टली, तो फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर ये कॉलोइडल सॉल्यूशन है, जैसे अब कॉलोइडल सॉल्यूशन इम्प्योर है तभी हम इसको प्योरीफाई कर रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स जो है हैवी साइज के होंगे और हैवी साइज के पार्टिकल्स का कोएगुलेशन होगा इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे, तो वो सेंट्रीफ्यूज होंगे यहाँ पर और बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे, मतलब प्योरीफाई हो जाता है। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है।
एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। उसमें सिंपल ये नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि क्या चीज होती है इसमें, कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसको काफी हाई लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कवर कर लोगे। डायलिसिस में देखो क्या होता है, डायलिसिस कब की जाती है, डायलिसिस का मतलब सभी को पता ही है कि जब कभी किडनी फेलियर की वजह से जो ब्लड प्योरिफिकेशन हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है उसको, ठीक है। और ब्लड की प्योरिफिकेशन डेली बेसिस पे होती है बॉडी में, ठीक है, टाइम टू टाइम होती रहती है बॉडी के अंदर ये। लेकिन अगर किडनी फेलियर होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम कैसे बढ़ जाती है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, जिसको कौन फिल्टर कर रहा था अभी तक, तो किडनी फेलियर के बाद कौन उसको फिल्टर करेगा, प्योरीफाई कौन करेगा, तो ब्लड जो है, ब्लड को प्योरीफाई करता है डायलिसिस मेथड से। और जो ब्लड है उसमें भी कोलेडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होता है इसके अंदर, जैसे एक कंटेनर है, डायलिसिस दिखा रहा हूं किस तरह से काम करता है एक तरह से, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो है एक वॉशिंग सोल्यूशन हो गया, ठीक है। वॉशिंग सोल्यूशन कैसे, इसके अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं या केमिकल्स हैं वो, और जो इसको जो वहां पर एक टॉक्सिसिटी है उसका एक बैलेंस फॉर्म में एक सोल्यूशन होता है, इसको वॉशिंग सोल्यूशन कहते हैं। काम किस बेस पे करेगा वो देखते हैं। आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोसिस के बेस पे काम करता है। जैसे यहाँ से, ठीक है, जैसे यहाँ से मतलब कि हम बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम ब्लड को इस तरह से ट्यूब के थ्रू, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योर ब्लड है, और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, फुली टॉक्सिक, मतलब इसके जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। अब ये इम्प्योर ब्लड आएगा यहाँ से वॉशिंग सोल्यूशन को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे प्योर फॉर्म में निकल जाएगा। अब बीच में क्या हुआ कि ये प्योर हो गया, वॉशिंग सोल्यूशन ऐसा क्या था। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो ट्यूब है ये एसपीएम की ट्यूब है, ठीक है, एसपीएम है एक तरह से, ठीक है। और ये जो बाहर का जो लिक्विड है और जो ब्लड के मतलब इस पाइप के अंदर का जो लिक्विड है, उन दोनों लिक्विड के अंदर जो है रेशियो होता है 0.91% W/V NaCl का। ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, आपने सेकंड चैप्टर में सीखा होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ना तो NaCl अंदर जा पाएगा ना NaCl बाहर आ पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है आरबीसी बिल्कुल सेम फॉर्म में रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हमने मेंटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी तो हमारी सेफ होगी। अब होता क्या है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज जो है फ्लो करती है, ये हमने सीखा था ऑस्मोसिस में। तो यहाँ पर भी वही होता है, जो उसके अंदर टॉक्सिक टॉक्सिक पार्ट्स हैं, टॉक्सिक जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो रेशियो होता है, ठीक है, वो सीधी सी बात है इम्प्योर ब्लड में हाई होगा, ठीक है। इससे जो ये अगर हाई होगा तो हमें बाहर का सोल्यूशन कैसा बनाना पड़ेगा, हमें इसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। बाहर का सोल्यूशन अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ के जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं वो एसपीएम के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएंगे। और उसी तरह से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं इसमें, ठीक है। तो उसका रेशो वहां पर उसी हिसाब से बैलेंस किया जाता है कि वो उसके अंदर एंटर करे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस वॉशिंग सोल्यूशन के अंदर आने के बाद क्या होगा, टॉक्सिक पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और जो पार्टिकल हमारी बॉडी को यानी कि ब्लड को रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर आ जाते हैं, और इस तरह से प्योरीफाइड होकर ब्लड बाहर आ जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ उसको फिर री इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन के अंदर इतना ही कवर करना है। तो आज हमने जो कवर किया वो था प्रिपरेशंस और प्योरिफिकेशंस, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। थैंक यू।